औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की CNC वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में जो मैंने कंपोनेंट उठाया है उसमें 3 ऑपरेशन होने हैं। सबसे पहले तो टेपर टर्निंग होगी, उसके बाद ग्रूविंग होगी और उसके बाद टेपर थ्रेडिंग होगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह आपको टेपर थ्रेडिंग कैसे की जाती है, उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, ग्रूविंग कैसे की जाती है और टेपर टर्निंग कैसे की जाती है, इंशाल्लाह मैं आपको इन 3 साइकिल्स के बारे में बताऊंगा। इस कंपोनेंट को तैयार करने के लिए दोस्तों 3 कटिंग टूल इस्तेमाल होंगे, यानी कि पहला कटिंग टूल टेपर टर्निंग करेगा, दूसरे नंबर पर ग्रूविंग का टूल आएगा, तीसरे नंबर पर थ्रेडिंग का टूल आएगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों आपको ये जो ड्राइंग नज़र आ रही है इंशाल्लाह इसके ऊपर आज मैंने बात करनी है। इस कंपोनेंट की जो लेंथ है वो 120 है, जबकि इसका जो डायामीटर है वो 80 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। M80 × 2.5 पिच की हमने इसके ऊपर टेपर थ्रेडिंग करनी है, जबकि इसका माइनर डायमीटर 30 मिलीमीटर है, उसका जो मेजर डायमीटर है वो 80 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब इन पॉइंट्स के ऊपर कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू आएगी वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसका ज़ीरो ऑफसेट का पॉइंट हम यहाँ पर बना लेते हैं, जहाँ से हमने कटिंग टूल को ज़ीरो लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सर्कल में शो किया है, उसका साइन मैंने बना दिया है, वर्क पी 0 पॉइंट इसे कहते हैं। और उसके बाद उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मैंने ज़ीरो लिया है उसके ऊपर मैंने मशीन के एक्सिस ड्रा कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने उस मशीन के एक्सिस ड्रा कर सकती हैं। अब CNC टर्निंग मशीन 2 एक्सिस में काम करती है, X एक्सिस और Z एक्सिस। X एक्सिस जो होता है वो डायामीटर के लिए होता है और Z एक्सिस जो होता है वो लेंथ के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब P1 के ऊपर, P2 के ऊपर, P3 और इसी तरीके से P6 के ऊपर उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अब दोस्तों P1 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो x की वैल्यू जो आएगी वो 30.0 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 30.0 x की वैल्यू आ जाएगी। जो डायामीटर में यानी कि जो वर्टिकली हमने मूव करना है, कटिंग टूल को मूव कराना है, वो P0 पॉइंट से लेकर P1 तक वो इसकी जो वैल्यू है वो 30.0 मिलीमीटर आ जाएगी। अब Z की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 0.0 होगी, इस वजह से चूँकि हमने यहाँ पर कटिंग टूल को उसके कंपोनेंट के साथ टच करके उसकी जो वैल्यू है वो 0.0 मेजर करवाई हुई है, इस वजह से P1 के ऊपर जो वैल्यू होगी Z की वो 0.0 ही होगी। प्रोग्राम के अंदर भी हम 0.0 ही लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों P2 की तरफ अगर चलें तो यहाँ पर टेपर टर्निंग हो रही है P1 से P2 की तरफ। तो यहाँ पर X की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और साथ साथ उसकी जो Z की वैल्यू है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगी। तो P2 के ऊपर जो X की वैल्यू आ जाएगी वो 80.0 मिलीमीटर आ जाएगी। चूँकि P2 और P6 पर जो डायामीटर है वो इक्वल है, तो P2 के ऊपर X की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80.0 मिलीमीटर आ जाएगी। अब P2 के ऊपर जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो -70 मिलीमीटर आ जाएगी। माइनस किस वजह से? इस 0 पॉइंट से जब भी हम इस तरफ मूव करेंगे तो Z में हमेशा हम माइनस में वैल्यू उसकी इंटर करेंगे। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर X की वैल्यू आ जाएगी 80.0, जबकि Z की वैल्यू आ जाएगी Z -70.0 Z की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों P2 से P3 की तरफ अगर हम आएँ तो ये नीचे की तरफ कटिंग टूल हमारा मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर ग्रूविंग का ऑपरेशन होना है दोस्तों। P3 से P4 में यहाँ पर ग्रूविंग का ऑपरेशन होना है, तो कोऑर्डिनेट्स हम उसके निकाल लेते हैं। P2 से P3 की तरफ अगर आएँ तो डायामीटर में कमी आ रही है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है। अगर वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ P2 से ऊपर की तरफ वो जाती तो X एक्सिस में इजाफा होता। तो यहाँ से P2 से लाइन जो है वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो X एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। अब कम होकर कितनी होगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है 50.0 X की वैल्यू आ जाएगी। P2 से P3 में जब कटिंग टूल मूव करेगा नीचे की तरफ तो X की वैल्यू कम होगी, वो आ जाएगी 50.0 X की वैल्यू आ जाएगी, जबकि Z की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। P2 के ऊपर जो Z की वैल्यू है वही P3 में Z की वैल्यू। चूँकि हमने आगे की तरफ कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, हमारा जो टूल है
हमारा जो टूल है वो P2 के ऊपर ही खड़ा है, यानी कि लेंथ वाइज उसने कोई ट्रैवल नहीं करना, वो टूल ने नीचे की तरफ मूव करना है, वर्टिकली नीचे की तरफ मूव करना है। तो P2 के ऊपर जो Z की वैल्यू होगी वही P3 के ऊपर भी Z की वैल्यू होगी। अब P2 के ऊपर जो Z की वैल्यू है वो -70 है, इसी तरीके से P3 के ऊपर भी Z की वैल्यू -70 ही रहेगी, जबकि X की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अब P3 से P4 की तरफ अगर इसके पॉइंट्स की बात करें तो P3 से P4 की तरफ जो कटिंग टूल है वो लेंथ वाइज मूव करे, यानी कि ये जो लाइन है Z एक्सिस में इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इट मीन्स के जो Z की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो P3 से P4 की तरफ जो Z की वैल्यू इंक्रीज़ होकर Z -100.0 हो जाएगी, जबकि X की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। P3 के ऊपर जो X की वैल्यू है वही P4 के ऊपर X की वैल्यू रहेगी। तो P4 के ऊपर X की वैल्यू हमारे 50 आ जाएगी और Z की वैल्यू हमारी -100 आ जाएगी। अब P4 से P5 की तरफ हम मूव करें तो कटिंग टूल जो है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स के जो X की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। P4 से P5 की तरफ जब टूल ट्रैवल करेगा तो X की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करेगी। तो X की वैल्यू जब इंक्रीज़ करेगी तो वो 50 से 80 मिलीमीटर हो जाएगी, जबकि Z की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। P4 के ऊपर जो Z की वैल्यू है वही P5 के ऊपर Z की वैल्यू रहेगी, तो P5 के ऊपर Z की वैल्यू -100 आ जाएगी, X की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो P5 से P6 की तरफ हम अगर कटिंग टूल को ट्रैवल करवाएं तो ये लेंथ वाइज मूव कर रहे हैं, तो हमारे जो Z की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होकर Z -120.0, जबकि X की वैल्यू 80.0 ही कांस्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर भी निकाले, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अब चलते हैं इसकी प्रोग्राम की तरफ। इनके जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमने निकाली हैं, अब इसको प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, टेपर टर्निंग साइकिल कैसे लगाएंगे, ग्रूविंग साइकिल कैसे लगाएंगे, अब थ्रेडिंग साइकिल कैसे लगाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो दोस्तों ये आ गया उसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आ जाता है। ठीक है, ओ फनू कंट्रोलर में ओ से इसका प्रोग्राम का नाम जो होता है वो सेव किया जाता है, और उसके बाद कोई भी 4 डिजिट जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद N10 जो ये N10 ब्लॉक नंबर है। ठीक है, N20 N30 ये सारे के सारे ब्लॉक नंबर उसके मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद G21 आ जाता है। अब G21 का मतलब है इनपुट इन मिलीमीटर, यानी कि जितनी भी वैल्यू मेरे पास हैं, ठीक है, वो उसकी सारे के सारी का जो यूनिट है वो यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यू आपको नज़र आ रही है इनका यूनिट मिलीमीटर है। इस वजह से G21 का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अदरवाइज़ अगर इंचों के अंदर वैल्यू हो तो G20 का मैं इस्तेमाल करता है। तो दूसरे ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो G28 U0.0 W0.0, इसका मतलब है ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर मशीन आपकी 0 नहीं है तो ये ब्लॉक रीड करेगी और अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, अपने 0 पॉइंट के ऊपर वो चली जाएगी। तो तीसरे ब्लॉक नंबर के अंदर अगर आप लोग दोस्तों देखें तो T0101M06। अब दोस्तों T जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जाता है ये टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो उसके बाद 01 जो न्यूमेरिक डिजिट्स लिखे जाते हैं ये टूल की पोजीशन के लिए लिखे जाते हैं कि टर्रेट के ऊपर टूल की कौन सी पोजीशन में, कौन सी स्लॉट में टूल फिट है। और उसके बाद ये जो 01 नेक्स्ट जो 01 न्यूमेरिकल डिजिट लिखा हुआ है ये उसकी टूल ऑफसेट नंबर है, यानी कि जिस ऑफसेट पेज के जिस सीरियल नंबर के अंदर हमने टूल की टचिंग वैल्यू सेव किए हैं, ठीक है, मेजर किए हैं, तो उसका जो नंबर होता है वो 01 यहाँ पर हो सकता है। ये डिफरेंट भी हो सकता है दोस्तों, इससे कोई हर्ज नहीं होता। उसके बाद M06 है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, कि अगर T01 से पहले उसने मशीन के अंदर कोई टूल पकड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक टूल को चेंज करके पहले टूल को काम करने के लिए रेडी करेगी। उसके बाद चौथे ब्लॉक नंबर के अंदर अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है S1200 M03 G96। अब S का मतलब होता है स्पेंडल, 1200 उसके RPM है, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो 1200 चक्कर लगाएगा। M03 का जो मतलब होता है स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज, स्पेंडल को ऑन करता है प्लस जो उसकी रोटेशन होती है, डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। G96 ये कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड होती है, यानी कि जब भी हम मशीन को ऑटो के ऊपर रन करेंगे तब हम उसकी जो स्पेंडल स्पीड है वो हम नॉब की मदद से या बटन की मदद से हम उसकी स्पेंडल स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उसकी कांस्टेंट ही स्पेंडल स्पीड रहेगी 1200। अगर G97 का इस्तेमाल करते तो हम भी नॉब की मदद से उसकी स्पेंडल स्पीड को परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो उसके बाद हम बात करते हैं N50 ब्लॉक के अंदर। N50 ब्लॉक के अंदर G00 का कोड इस्तेमाल किया। G00 का कोड का मतलब है रैपिड पोजीशनिंग। रैपिड पोजीशनिंग उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब टाइम की बचाना हो, यानी कि अब मशीन हमारी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर इस वक्त मौजूद है। अब रेफरेंस पॉइंट से हमने कटिंग टूल के करीब तरीन लाने के लिए G00 का कोड इस्तेमाल किया ताकि वो जल्दी के साथ टाइम को की बचत हो जाए और जल्दी के साथ कंपोनेंट के पास आ जाए। अब यहाँ पर X में मैंने 85.0 और Z में 10.0 यानी कि 5 मिलीमीटर का, X में मैंने 5 मिलीमीटर का मार्जिन दिया है और Z में मैंने 10.0 का मार्जिन दिया है। Z की 10.0 वैल्यू यानी कि ये 0 पॉइंट से इस तरफ होगा और X से 5 मिलीमीटर इस जगह पर अभी कटिंग टूल आपका मौजूद होगा। सेफ हाइट है दोस्तों कटिंग टूल की। उसके बाद मैंने G01 लीनियर इंटरपोलेशन है, ठीक है। G01 के साथ हम हमेशा कटिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं, G00 के साथ हम कटिंग फीड का इस्तेमाल नहीं करते। G01 लीनियर इंटरपोलेशन है। X में मैंने 82.0 और Z में 2.0 और F मैंने फीड उसके साथ दे दिया 2.0। मैंने यहाँ पर उसकी जो सेफ हाइट है वो मज़ीद कम करके 85 से 82.0 और Z10 से Z2.0 के ऊपर में ले आया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोस्तों N70 ब्लॉक के अंदर मैंने इसका रफिंग साइकिल अप्लाई किया, रफ़ टर्निंग साइकिल मैंने उसका अप्लाई किया। G71 रफ़ टर्निंग साइकिल के लिए इस्तेमाल होता है। U1.0 U जो होता है ये डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हर बार हमने कितना कट लेना है। R जो होता है ये टूल डिटेक्शन वैल्यू होती है कि एक कट लेने के बाद टूल आपका कितना ऊपर की तरफ उठे, वो 2.0 मैंने दे दिया है कि 1 मिलीमीटर का कट लगाए। और तो उसके बाद दोस्तों N80 ब्लॉक नंबर के अंदर G71 ये उसी तरीके से रफ़ टर्निंग साइकिल हो जाता है, ठीक है। P90 अब P से मुराद है फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, यानी कि जो फिनिश प्रोग्राम पाथ का पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिस ब्लॉक नंबर के अंदर हमने लिखे होंगे उसका हमने यहाँ पर नंबर लिखना है। अब पहले पॉइंट के ऊपर हमारे पास वैल्यू आई थी X 30.0 Z 0.0, उसको मैंने ब्लॉक नंबर 90 में लिखा है। अब 90 जो नंबर है मैंने इसमें लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब क्यों जो होता है ये होता है लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, यानी कि लास्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है जिस ब्लॉक नंबर के अंदर मैंने लिखने हैं उसके मैंने यहाँ पर नंबर लिख देना है। फॉर एग्जांपल अब N100 के अंदर मैंने लास्ट ब्लॉक नंबर के कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो मैंने उसका नंबर को Q100 के अंदर मैंने लिख दिया। अब U जो होता है ये फिनिश अलाउंस होता है, U और W। अगर फिनिश अलाउंस छोड़ना है तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ना तो 0.0 ही लिखते हैं। अब फीड को मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके फिनिशिंग पाथ दे दिया, फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ एंड लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, ठीक है। 2 लाइनें मैंने यहाँ पर दे दी हैं, ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स उसके दे दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर N100 ब्लॉक के अंदर मैंने G00 का इस्तेमाल किया है, ठीक है। रैपिड पोजीशनिंग का X 85.0 5 मिलीमीटर का मैंने मार्जिन दिया, कटिंग टूल को ऊपर उठा लिया, ठीक है। उसके बाद N120 ब्लॉक नंबर के अंदर G28 U 0.0 W 0.0। अब दोस्तों हमने अब कटिंग टूल चेंज करना है, तो कटिंग टूल चेंज करने के लिए मैंने मशीन को दोबारा रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सेंड कर दिया, भेज दिया। नहीं तो हम सेफ हाइट के ऊपर भी कटिंग टूल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब G28 U 0.0 W 0.0 ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जब जाएगी तो वहाँ पर वो क्या होगा, T0202 S800 M06 T02 दूसरा टूल आएगा, उसका ऑफसेट नंबर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। स्पेंडल स्पीड मैंने 1200 से 800 कर दिया और M06 ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अब दोस्तों ये जो दूसरा टूल है ये ग्रूविंग के लिए ग्रूविंग टूल है जिसकी टिप की थिकनेस 4.0 है, ठीक है। उसके बाद G00 X 85.0 ठीक है, ये मैंने उसी तरीके से X में मार्जिन दे दिया, ठीक है। उसके बाद Z -74.0। अब 74.0 दोस्तों देखिए तो ये 70 है और टूल की जो टिप है वो 4.0 है, तो इस वजह से मैंने 74.0 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। चूँकि उसके साइड से मैंने उसको यहाँ पर मैंने उसको टच किया था और 0.0 ले, इसलिए यहाँ पे 70 के अंदर मैंने 4 मिलीमीटर ऐड करके Z -74.0 मिलीमीटर लिख दिया, तो टूल आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों लिखा है X 82.0, ठीक है। मैंने 3 मिलीमीटर मज़ीद मैंने उसको नीचे लेके गया। उसके बाद मैंने ग्रूविंग साइकिल अप्लाई कर दिया। G75 ग्रूविंग साइकिल के लिए इस्तेमाल होता है R 2.0।
2.0 ये टूल डिटेक्शन वैल्यू होती है कि हर कट के बाद कटिंग टूल आपका कितना ऊपर की तरफ उठे, यानी कि कितना सेफ हाइट पे वो चला जाए। उसके बाद दूसरी लाइन उसकी अप्लाई किया G75 ग्रूविंग साइकिल X50.0। ये जो दोस्तों X50.0 है ये ग्रूव का माइनर डायमीटर होता है कि उसका माइनर डायमीटर कितना होता है। यहाँ पर देखें तो माइनर डायमीटर उसका X50.0 है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने X की जो वैल्यू है यहाँ पर 50.0 और Z में यानी कि टोटल लेंथ ऑफ ग्रूव की कितनी लेंथ है वो मैंने Z-100.0 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Z-100.0 यहाँ तक आप Z-70 से Z-100 तक मैंने कटिंग टूल को लाना है। तो उसके बाद दोस्तों P जो होता है ये दोस्तों होता है डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कट के लिए होता है कि हर बार वो कितना कट ले। तो P की जो वैल्यू होती है हमेशा माइक्रोन के अंदर दी जाती है। यहाँ पर मैंने 1 मिलीमीटर का कट लिया है और 1 मिलीमीटर एक को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 ही आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगर 2 मिलीमीटर कट होगा तो 2000 लिख दूंगा, अगर 3 मिलीमीटर कट होगा तो 3000 लिख दूंगा। तो ये डेप्थ ऑफ कट होती है, मैंने 1 मिलीमीटर का यहाँ पर कट लिया। उसके बाद तो क्यू की जो वैल्यू यहाँ पर दोस्तों ये स्टेपिंग के लिए होती है कि यानी कि एक कट मुकम्मल होने के बाद जो आपका ग्रूविंग टूल है वो कितना आगे की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर आप देखें तो ग्रूविंग टूल की जो टिप है वो 4.0 है, ठीक है। तो मैंने स्टेपिंग में उसको 3.0 उसको मैंने आगे की तरफ एक कट लेने के बाद 3.5 वो आगे की तरफ मज़ीद बढ़ेगा। अगर 4.0 दे देता तो कुछ ना कुछ जो मटीरियल है वो छोड़ देता, इस वजह से मैंने यहाँ पर 3.0 दे दिया। 3.0 को जब आप 1000 के साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो भी माइक्रोन्स में दी जाती है, तो इसको भी जब 3.5 को भी जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा। उसके बाद मैंने कटिंग फीड इसकी दे दी है F1.0, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जब ग्रूविंग ये साइकिल है इसमें ग्रूविंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैंने दोबारा कटिंग टूल को सेफ हाइट पे भेज दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मशीन को मैंने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सेंड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कटिंग टूल यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। कटिंग टूल दोबारा मैंने चेंज किया, अब ये थ्रेडिंग टूल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने N210 ब्लॉक के अंदर G00 X82.0 Z10.0 उसी तरीके से मैंने सेफ हाइट पे कटिंग टूल को ला कर रोक दिया। और उसके बाद G01 Z1.0। अब दोस्तों अगर आप देखें तो Z1.0 के मैंने 1 मिलीमीटर यहाँ से 0 पॉइंट से पीछे की तरफ कटिंग टूल को ला कर रोक दिया। और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मैंने थ्रेडिंग साइकिल टेपर थ्रेडिंग साइकिल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैं लिख देता हूँ टेपर थ्रेडिंग साइकिल यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, ठीक है। मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल भी होता है, टेपर थ्रेडिंग साइकिल यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। अब G76 में ये मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल होता है, ठीक है। P जो होता है उसके साथ जो होता है वो न्यूमेरिकल डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब P4 का जो मतलब होता है ये फिनिश कट होते हैं, ठीक है, कि थ्रेड ख़त्म होने के बाद आपने कितने कट लगाने हैं, ठीक है। मैंने कहा 4 कट लगाने हैं, फिनिशिंग कट लगाने। 00 ये शेम्फर अमाउंट होती है, अगर आप देना चाहते हैं थ्रेड कटिंग के लास्ट पर तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब 60 जो होता है ये उसका एंगल होता है थ्रेड कटिंग टूल का, ठीक है। उसके बाद Q 200 का मतलब होता है दोस्तों ये होता है कि डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कट, के हर बार आपने कितना कट लेना है। तो यहाँ पर इसकी भी जो वैल्यू होती है वो दोस्तों माइक्रोन्स के अंदर ली जाती है। अब यहाँ पर मैंने 0.2 मिलीमीटर का कट लिया। R जो होता है ये फिनिश मटेरियल छोड़ना है, ठीक है। जो फिनिश मटेरियल छोड़ेंगे उसी हिसाब से वो 4 कट जो वो लगाएगी। जो ये मैंने जो दिया ना 0404, अब जो 4 कट लगाना है इसी मटेरियल के ऊपर वो 4 कट लगाएगा। अब उसके बाद G76 दोबारा उसका कोड रिपीट किया। अब माइनर डायमीटर M80 में से 3.5 जो पिच है उसकी माइनस करेंगे तो X77.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद Z जितनी यानी कि कितनी लेंथ में आपने थ्रेडिंग काटनी है, Z-70 में काटनी है। उसके बाद Q 300 यानी कि जो पहला कट लेना है वो कितने मिलीमीटर का लेना है, वो ये यहाँ पर मैंने 0.3 मिलीमीटर का लेना है। अब P जो होता है ये उसका डेप्थ ऑफ कट होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट मैंने उसको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और R जो होता है R यहाँ पर मैंने टेपर के लिए दे दिया। टेपर मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसका जो मेजर डायमीटर है 80 है और माइनर डायमीटर इसका 30 है।
मेजर डायमीटर में से माइनर डायमीटर माइनस करें तो 50 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसकी जो अमाउंट है R-25 मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मैंने उसकी पिच दे दिया, और जब थ्रेडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद मैंने सेव फाइल दे दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, स्पेंडल स्टॉप, और उसके बाद मैन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। आप चलते हैं सिमुलेशन की तरफ, मैं आपको सिमुलेशन इसकी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टूल की सेटिंग कर दी है। 3 जो टूल हैं उनका मैंने 0 ले लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से काम होता है। तो उसको मैं स्पेंडल स्पीड कम कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमारा जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसका व्यू चेंज करके दिखा सकता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये टेपर थ्रेडिंग हो गया और यहाँ पर ये ग्रूविंग हो गया। तो इस तरह हमारा जो कंपोनेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो थ्रेडिंग है ये 3.0 पिच की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।